नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। अशोक सम्राट यह इतिहास का एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। इस वीडियो में हम आपको अशोक सम्राट के बारे में संपूर्ण विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन भी स्किप ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं सम्राट अशोक के बारे में। यदि आप नए हैं तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, आइए शुरू करते हैं अशोक के बारे में। अशोक बिंदुसार का बेटा था, तो याद रखिएगा अशोक बिंदुसार का बेटा था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। वहीं अपने पिता के शासन के दौरान वह तक्षशिला और उज्जैन का राज्यपाल था, ये भी इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वहीं अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। अशोक की माँ का नाम सुभ्रदांगी था, ये भी इंपॉर्टेंट है। वहीं उसकी पत्नी का नाम देवी या वेदिशा था। उसकी दो अन्य पत्नियों के नाम असंगमित्रा और कारुवाकी थे। ये इस प्रकार अशोक की 3 पत्नियां थीं, याद रखिएगा, देवी, असंगमित्रा और वह कारुवाकी। और देख लेते हैं अशोक के बारे में। उसका शासन काल का समय 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व है। याद रखिएगा अशोक का शासन काल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व है। वहीं आगे देखते हैं, सम्राट अशोक के 4 पुत्र थे। उनके नाम महेंद्र, संघमित्रा, तीवल और कनाल और एक पुत्री चारुमती थी। वहीं अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी याद रखिएगा 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। वहीं आगे देख लेते हैं, अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद उसने कलिंग युद्ध की लड़ाई लड़ी, जिसमें 1.5 लाख लोग मारे गए, जिससे उसे बहुत दुख हुआ और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने जीवन में कभी युद्ध न करने का संकल्प लिया। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दिया है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा कौन दिया था, तो ये उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु ने। आगे देख लेते हैं, इस युद्ध से आहत होकर अशोक ने अपने राज्य में सामाजिक और धार्मिक प्रचार करना आरंभ किया। इसके लिए उसने अपने शासनकाल के दौरान 3 प्रकार के शिलालेख बनाए। पहला चतुर्दश बृहत शिलालेख, दूसरे स्तंभ लेख, तीसरे गुहा लेख। तो इस प्रकार से उसने 3 प्रकार के शिलालेख बनवाए, जिनके द्वारा उसने सामाजिक और धार्मिक प्रचार करना शुरू कर दिया। तो आगे देख लेते हैं अशोक के 14 बृहत शिलालेखों के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो 14 अभिलेख हैं कई बार पूछे जाते हैं शिलालेखों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं पहला शिलालेख। इसमें पशुबलि की निंदा, समारोहों पर पाबंदी। वहीं दूसरा शिलालेख देखते हैं तो मानवों और पशुओं के लिए कल्याणकारी कार्य, जैसे चिकित्सालय की व्यवस्था करना और रास्तों में विश्रामशाला की स्थापना करना। तो इस प्रकार के मानवों और पशुओं के लिए कल्याणकारी कार्य दूसरे शिलालेख में है। वहीं तीसरे शिलालेख में धार्मिक नियम, बचत और अल्पव्यय को धर्म का अंग बताया गया है। तो धार्मिक नियम, बचत और अल्पव्यय को धर्म का अंग बताया गया है तीसरे शिलालेख में। वहीं आगे देखते हैं चौथा शिलालेख। तो चौथे शिलालेख में धम्म नीति के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा चौथे शिलालेख में धम्म नीति के बारे में वर्णन किया गया है। वहीं 5वें शिलालेख, तो इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति। तो 5वें शिलालेख में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। वहीं छठा शिलालेख, तो छठे शिलालेख में सक्रिय प्रशासन और सुदृढ़ व्यापार की जानकारी और आत्मनियंत्रण के बारे में बताया गया है। तो छठे शिलालेख से हमें सक्रिय प्रशासन, सुदृढ़ व्यापार की जानकारी व आत्मनियंत्रण की शिक्षा मिलती है हमें। वहीं देख लेते हैं अगला 7वां शिलालेख। तो 7वें शिलालेख में हमें धार्मिक सहिष्णुता के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखिएगा 7वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता के बारे में हमको बताया गया है। वहीं 8वां शिलालेख देख लेते हैं, तो इसमें धम्म नीति की व्याख्या की गई है। याद रखिएगा 8वें में धम्म नीति की व्याख्या और 8वें में आखेट के बदले धम्म का कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। वहीं 9वां शिलालेख देख लेते हैं। तो 9वें में खर्चीले समारोहों पर पाबंदी, जैसे विवाह, जन्मोत्सव आदि पर। तो याद रखिएगा 9वें में खर्चीले समारोहों पर पाबंदी, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, 9 में 9 नो
नौ में नो शब्द छिपा हुआ है, नो अर्थात नो खर्चा। इस प्रकार नो खर्चा किसमें, विवाह और जन्मोत्सव में। तो इस प्रकार इसे याद रख सकते हो 9वें को। वहीं 10वें को देख लेते हैं। 10वां शिलालेख, राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, ये 10वें शिलालेख में वर्णन है। वहीं 11वां शिलालेख देख लेते हैं। तो धम्म के वरदान को सर्वोत्तम बताया गया है 11वें शिलालेख में, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। वहीं 12वां शिलालेख देख लेते हैं। तो ये स्त्री महापात्रों की नियुक्ति, धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताया गया है। और ये यूपीपीसीएस 2022 में पूछा हुआ है कि धार्मिक सहिष्णुता अशोक के किस शिलालेख में वर्णित है। तो ये 12वां शिलालेख। यदि 7वां शिलालेख आ जाए तो वो भी इसका सही आंसर होगा, ये भी याद रखिएगा। वहीं आगे देख लेते हैं। 13वां शिलालेख, कलिंग युद्ध, अशोक का हृदय परिवर्तन, पड़ोसी राजाओं का वर्णन। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, अशोक का हृदय परिवर्तन, पड़ोसी राजाओं का वर्णन के बारे में बताया गया है। वहीं 14वें शिलालेख में क्या है, तो धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा, 13 शिलालेखों में हुई त्रुटियों में सुधार। तो ये 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा और 13 शिलालेखों में हुई त्रुटियों में सुधार के बारे में विस्तार से बताया गया है। आगे देख लेते हैं। अशोक के कुछ अभिलेख हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में हम सिर्फ इतना ये पढ़ेंगे कि ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो शहबाजगढ़ी अभिलेख पेशावर पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। वहीं मानसेहरा अभिलेख हजारा पाकिस्तान से। कालसी अभिलेख उत्तराखंड के देहरादून से, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये यूपीएससी में पूछा हुआ, 2022 की यूपीएससी प्री में पूछा हुआ है कि कालसी अभिलेख भारत के किस राज्य से प्राप्त हुआ है। तो ये उत्तराखंड के देहरादून से। और देहरादून में कहाँ पर, तो यमुना और टोंस नदियों के संगम पर प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। गिरनार अभिलेख, तो ये काठियावाड़ गुजरात से और जूनागढ़ पहाड़ी के समीप से प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखिएगा। गिरनार अभिलेख ये काफ़ी चर्चा में रहता है। गिरनार अभिलेख काठियावाड़ गुजरात और जूनागढ़ पहाड़ी के समीप। अगला देख लेते हैं। धौली और जौगढ़ अभिलेख, ये भी यूपीएससी 2022 में पूछा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। धौली और जौगढ़ अभिलेख ये उड़ीसा के पुरी और गंजाम जिले में प्राप्त हुआ है। और दोनों शिलालेखों में 11 से 13 तक शिलालेख नहीं है। इनके स्थान पर 2 नए लेख उत्कीर्ण हैं, जिनमें जनपद वासियों को दिए गए आदेश हैं। तो याद रखिएगा, धौली और जौगढ़ अभिलेख में 11 से 13 तक शिलालेख नहीं है। इनके स्थान पर 2 नए लेख उत्कीर्ण हैं, जिनमें जनपद वासियों को दिए गए आदेश हैं। आगे देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों में एर्रगुड़ी अभिलेख, ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है, ये भी इसका इम्पोर्टेंट है। वहीं सोपारा अभिलेख, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं कालसी अभिलेख, ये उत्तराखंड के देहरादून, यमुना और टोंस नदियों के संगम पर स्थित है। आगे देख लेते हैं। अशोक के कुछ और व्यक्तिगत इम्पोर्टेंट जानकारी। ये अशोक के व्यक्तिगत नाम कहाँ पर उल्लेख मिला है, तो ये मास्की शिलालेख, गुर्जरा शिलालेख, नेट्टूर, उडेगोलम, कुमादिल भट्ट, इन शिलालेखों में या अभिलेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख हुआ है, याद रखिएगा। वहीं रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख हुआ है, तो याद रखिएगा, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख हुआ है। अशोक ने अधिकांश शिलालेखों में उसे प्रियदर्शी कहा है, तो अशोक को अधिकांश शिलालेखों में उसको प्रियदर्शी कहा गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ये याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अशोक के नगर, तो अशोक द्वारा स्थापित नगर कौन कौन है, तो अशोक द्वारा स्थापित नगर श्रीनगर है, ललित पाटन है नेपाल से। तो श्रीनगर, ललित पाटन, ये नेपाल में है ललित पाटन। वह 2 नगरों की स्थापना अशोक ने करवाई थी, ये याद रखिएगा, श्रीनगर और ललित पाटन। वहीं अशोक के द्वारा बनाई गई 3 गुफाएं थी। अशोक ने गया के समीप बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण कराया। मुख्य रूप से अशोक ने 3 कराई हैं, चौथी गुफा दशरथ ने करवाई है। लेकिन कहा जाता है कि अशोक ने गया के समीप बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफाओं का निर्माण कराया। सबसे प्राचीनतम गुफा सुदामा की गुफा, दूसरी गुफा है कर्ण चौपाल, तीसरी गुफा है विश्व झोपड़ी।
अशोक द्वारा स्थापित ये गुफाएं आजीविकों को दान में दी गई थी। ये भी याद रखिएगा कि किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, तो ये आजीविकों को दान में देने के लिए बनाई गई थी। अशोक के पुत्र दशरथ द्वारा बनाई गई चौथी गुफा लोमस ऋषि की गुफा है। याद रखिएगा उन चार गुफाओं में चौथी गुफा लोमस ऋषि की गुफा है, जिसे अशोक के पुत्र दशरथ ने बनाया था। इसके अलावा दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर भी 3 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनमें सबसे बड़ी गुफा गोपी गुफा है। ये काफ़ी फेमस है। दशरथ ने इन गुफाओं को आजीविकों को दान दे दिया। ये भी अशोक की तरह इन गुफाओं को आजीविकों को दान में दे दिया था। आगे देख लेते हैं स्तूप। अशोक द्वारा स्थापित स्तूप। तो अशोक ने 4 प्रकार के स्तूपों का स्थापना किया। सबसे पहले तो देख लेते हैं स्तूप का अर्थ होता है ढेर, अर्थात जहाँ पर राख का ढेर हो उसे स्तूप कहते हैं। बाद में इसी स्तूप का चैत्य रूप में परिवर्तन हो गया है। स्तूप देख लेते हैं। ये स्तूप के 4 प्रकार हैं। शारीरिक स्तूप में शरीर के अंग, केश, नाक, दंत आदि को रखकर स्तूप बनाए जाते हैं। वहीं उद्देशिक स्तूप बुद्ध द्वारा भ्रमण किए गए स्थानों पर उद्देशिक स्तूप बनाए जाते हैं। और वहीं पारिभोगिक स्तूप बुद्ध के पात्र है, छड़ी है आदि को लेकर जो स्तूप बनाए गए थे वो पारिभोगिक स्तूप कहलाए। वहीं व्रतानुष्ठित स्तूप तो इच्छा पूरी हो जाने पर निर्मित स्तूप व्रतानुष्ठित स्तूप कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, तो ये पिपरावा का स्तूप उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में। तो सबसे प्राचीन स्तूप पिपरावा का स्तूप उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में है। वहीं सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर है, तो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में। तो सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। वहीं भरहुत का स्तूप सतना में मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा भरहुत का स्तूप सतना मध्य प्रदेश में है। आगे देख लेते हैं सारनाथ का स्तूप क्यों फेमस है, तो ये प्रथम उपदेश वाला स्थान है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है सारनाथ का स्तूप। आगे देख लेते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बौद्ध संगीतियाँ हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। बौद्ध संगीतियाँ, इनकी ट्रिक क्या है ये हमने बनाकर रखी है कि राजा महाराजा आजा। तो पहली बौद्ध संगीत कब हुई थी, तो राजा महाराजा आजा ये वाली ट्रिक है। राजा से राजगृह, महाराजा से महाकश्यप और आजा से अजात शत्रु के समय हुई थी। वहीं दूसरी देख लेते हैं विष सबका काल है, तो वैशाली सबकामी कालाशोक है। तो वैशाली सबकामी कालाशोक दूसरी बौद्ध संगीत हुई। वहीं तीसरी बौद्ध संगीत में पीटो गली में आशिक, पाटलिपुत्र, मोगलीतिस्य और अशोक। तो तीसरे में अशोक के समय हुई थी। ये याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा अशोक के समय वाली पूछी जाती है। चौथी कुंवर जी कंगाल है, तो कुंडलवन वसुमित्र जी इसके अध्यक्ष थे। वह शासनकाल कनिष्क का था। तो ये चारों संगीतियाँ आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट MCQ जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहले देखेंगे अशोक ने कलिंग युद्ध कितने ईसा पूर्व लड़ा था। तो अशोक ने कलिंग युद्ध कितने ईसा पूर्व लड़ा था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व लड़ा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अशोक ने कितने वृहद शिलालेखों का निर्माण कराया, तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन सी 14 वृहद शिलालेखों का अशोक ने निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अशोक ने बराबर की पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण किन के लिए करवाया था, तो इसका सही आंसर है आजीविकों के लिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, क्योंकि आजीविकों को ही ये दान में दे दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अशोक के द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा था, इसका सही आंसर क्या है पिपरावा का स्तूप उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा सिद्धार्थ नगर में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अशोक के द्वारा निर्मित सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो कौन सा था सबसे बड़ा स्तूप, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। स्तूपों में अशोक द्वारा निर्मित है ये, और कई बार पूछा भी गया है। कहा जाता है कि सांची के स्तूप को बाद में पुष्यमित्र शुंग द्वारा पुनरुद्धार कराया गया था, मतलब इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। आगे देख लेते हैं अशोक के द्वारा निर्मित सारनाथ का स्तूप कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला देख लेते हैं अशोक के द्वारा किन नगरों की स्थापना की गई थी, तो इसका सही आंसर क्या है
श्रीनगर, ललित पाटन। ऑप्शन ए बी दोनों है, तो इसका सही आंसर है दोनों। अगला देख लेते हैं, अशोक के शिलालेखों में किस धर्म की झलक मिलती है? तो इसका सही आंसर है निरपेक्ष धर्म। अशोक के शिलालेखों में किस धर्म की झलक मिलती है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी निरपेक्ष धर्म। याद रखिएगा, ये गलत हो सकता है क्योंकि अधिकांश लोग इसमें बौद्ध धर्म लगाएंगे, जो कि इसका गलत आंसर है। ये यूपीएससी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। याद रखिएगा यूपीएससी में कि अशोक के शिलालेखों में किसकी धर्म झलक मिलती है? तो इसका सही आंसर है निरपेक्ष धर्म। याद रखिए, निरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म के प्रति झुकाव उसका नहीं था, निरपेक्ष धर्म। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक के अभिलेखों में दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख को कौन दिल्ली लाया था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक अशोक के अभिलेखों में दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली लाया था, और ये सबसे पहले इसको सहारनपुर में अशोक ने स्थापित करवाया था। ये भी याद रखिएगा, सहारनपुर में। अगला देख लेते हैं, अशोक के किस शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो इसका सही आंसर क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन ऑप्शन ए 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक के किस शिलालेख में पशुओं के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था का वर्णन है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी द्वितीय शिलालेख में। याद रखिएगा, द्वितीय शिलालेख में पशुओं के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीत, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देव नाम प्रिय किस शासक को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? अशोक को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अशोक को देव नाम प्रिय शासक कहा जाता है। ओके दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपने यदि हमारे एक महत्वपूर्ण क्लास कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में जो हमने वीडियो बनाया है उसको नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है, इसको देख लोगे तो कम से कम आपके 1-2 क्वेश्चन जो कांग्रेस से आते हैं अधिवेशनों से वो गलत नहीं होंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो हमारे जाकर टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक हमने दे रखी है उसमें से जाकर टेलीग्राम को फॉलो करो और PDF वहाँ से प्राप्त करो। और यदि यूट्यूब को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। ओके, बाय।